नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि दिल्ली में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने 1.34 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। 1 मई से दिल्ली में वैक्सीनेशन का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन निर्माताओं से अपील की है कि केंद्र, राज्य और प्राइवेट अस्पतालों को एक ही दाम में वैक्सीन मिलनी चाहिए। वैक्सीन निर्माताओं का दावा है कि 150 रुपए की वैक्सीन में भी फायदा हो रहा है, तो फिर अलग अलग दाम क्यों रखे जा रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने अपील की है कि पूरी जिंदगी प्रॉफिट कमाने के लिए पड़ी है, ऐसे में राज्य सरकारों को भी कम दाम पर वैक्सीन मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जल्द ही दिल्ली में बेड्स की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है उन्हें वैक्सीन कैसे लगेगी और कौन सी वैक्सीन लगेगी, इसको लेकर भी इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1 मई से देश में वैक्सीनेशन का नया चरण शुरू हो रहा है। इस दौरान 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू होगा। तीसरे चरण में राज्य सरकारें खुद वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन ले सकते हैं। कोरोना काल में जो सबको लग रहा है कि समाधान इसका एक ही है, वो है वैक्सीन। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के ऊपर कैसे लोगों को वैक्सीन किया जाए, इसका पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में 1,34,00,000 वैक्सीन खरीदने की मंजूरी दी है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सीन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए। इस महामारी में वैक्सीन एक समाधान निकल के आ रहा है। वैक्सीन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ कोरोना नहीं होता, या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है। उनमें से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती, और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बीमारी सीरियस नहीं होती, ऐसा देखने में आया है। तो कोरोना एक तरह से अगर वैक्सीन सबको लग जाए तो कोरोना एक ऑर्डिनरी बीमारी की तरह हो जाएगी। अगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। वैक्सीन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपये में देंगे, दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपये में देंगे, और केंद्र सरकार को दोनों 150 रुपये में देंगे। मेरी उम्मीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए, अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए। उनमें से एक निर्माता का मैं इंटरव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि 150 रुपये में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फ़ायदा हो रहा है। तो अगर 150 रुपये में भी उनको फ़ायदा है, उसमें नुकसान नहीं है, तो 400 रुपये में और 600 रुपये में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये समय ऐसा है जो कि इंसानियत को मदद करने का समय है। ये समय ऐसा है जो प्रॉफिट कमाने का समय नहीं है। देश भर के अंदर केंद्र सरकार ने कई दवाइयों के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए। अलग अलग राज्य सरकारों ने हॉस्पिटल्स के प्राइसेस के ऊपर कैप लगाए कि अस्पताल जो हैं इससे ज़्यादा नहीं ले सकते दाम, इस चीज़ के इतने लेंगे, इस चीज़ के इतने लेंगे। ऐसे समय में जब सारा देश मिलके कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद ब खुद 150 रुपये पे ले आएंगे। पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये टाइम कोरोना जब महामारी इतने बड़े स्तर पे फैली हुई है, लोगों से ये प्रॉफिट कमाने का टाइम नहीं है। मैं केंद्र सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी भी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए। मैंने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो उनके लिए भी अब हमें सोचने का टाइम आ गया है कि अगर यही वैक्सीन्स उनको भी लगाई जा सकती हैं, उनके लिए भी सेफ़ और इफ़ेक्टिव हैं, तो यही वैक्सीन लगाई जाएं। और अगर ये वैक्सीन उनको नहीं लगाई जा सकती, दूसरी वैक्सीन की ज़रूरत है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द दूसरी वैक्सीन भी इजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सकें, उनको भी सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो। लगभग 500 बेड्स शुरू किए जा रहे हैं।
आज 150 बेड्स हैं, अगले 1-2 दिन में 500 बेड्स हो जाएंगे। उसके 2-4 दिन के अंदर इसको 2000 बेड्स तक और फिर 5000 बेड्स तक ले जाया जाएगा। इसके साथ साथ वहीं पे 200 बेड्स का आईसीयू भी तैयार कर रहे हैं राधा स्वामी सत्संग में। और तो मैं उम्मीद इसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर कई जगह फैसिलिटीज क्रिएट। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐलान किया है कि सूबे में 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन की डोज दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 18 साल से 45 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। इसके साथ ही यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वैक्सीनेशन अभियान को कैसे लागू करती है। उन्होंने कहा कि भारत की 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड के लिए रेट जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह तो साफ है कि दाम एक बराबर नहीं है। हमने कैबिनेट में इस बात की चर्चा की है कि 18 से 45 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। हम ग्लोबल टेंडर्स को आमंत्रित करेंगे और न्यूनतम दाम पर उचित वैक्सीन लेंगे। हम 14 से 15 करोड़ वैक्सीन लेंगे और महाराष्ट्र के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देंगे। हम महाराष्ट्र में व्यापक वैक्सीनेशन अभियान चलाएंगे जिससे कि महाराष्ट्र कोरोना से मुक्त हो सके। भारत में कोविड की परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने के बाद पूरी दुनिया ने उसे गंभीरता से लिया है। दुनिया के कुछ देश जैसे अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, दवाई को लेके, मेडिकल इक्विपमेंट को लेके सहायता देने के लिए वे सामने आ रहे हैं। वहाँ के पार्लियामेंट्रियन हो, भारतीय उद्योगपति हो, सभी लोगों ने एक महत्व की भूमिका निभाई है। जब ये सारे देश सामने आ रहे हैं तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि ढंग से समन्वय करे और जो भी मदद देने के लिए तैयार है उस मदद को जल्द से जल्द देश तक पहुंचाए और उसको जहां जहां ज़रूरत है पहुंचाने का काम करे ताकि हम कोरोना की लड़ाई में इसको मात दे पाएँ। कई राज्यों ने निर्णय लिया है कि 18 से 25 साल के लोगों को, और ख़ास करके महाराष्ट्र ने भी, कि हम वैक्सीन का कार्यक्रम लेंगे। लेकिन जिस तरह से जो वैक्सीन के उत्पादन करने वाली 2 कंपनियां हैं, खास करके भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, क्या डिमांड के अनुसार ये सारी चीज़ें वे पूरा कर पाएंगे? ये सवाल बहुत सारे राज्य खड़ा कर रहे हैं। हमारे भी सामने ये सवाल है। निश्चित रूप से उसी को लेके जिस तरह से अजीत पवार जी ने कहा कि हम ग्लोबल टेंडर कॉल करेंगे ताकि भारत के भीतर कोई बनाने वाली कंपनी दे पाए या दुनिया से भी कोई कंपनी हमें ये टीका दे पाए, इसीलिए हम ग्लोबल टेंडर के जरिए प्रोक्योर करेंगे अच्छी दवा, सस्ती दवा। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए करीब 3000 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को लगभग 3000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च कर निःशुल्क कोविड वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। वहीं अशोक गहलोत ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि यह बेहतर होता कि राज्य सरकारों की मांग के अनुसार भारत सरकार 60 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की तरह ही 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के युवाओं के वैक्सीनेशन का खर्च भी उठा लेती तो राज्यों का बजट डिस्टर्ब नहीं होता। इससे पहले रविवार को ही महाराष्ट्र सरकार में भी मंत्री नवाब मलिक ने राज्य में सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने की घोषणा कर दी थी। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पिछले हफ्ते मोदी सरकार ने फैसला किया था कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद से कई राज्य 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा कर चुके हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया है। देश के सभी राज्यों में तकरीबन एक जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। इन हालातों पर आ रही प्रतिक्रियाएं सुनिए आप। जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है, सेंटर की जिम्मेदारी जो होती है वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना होता है। ऐसे तो मुख्यमंत्री वाला कोई उन्होंने काम किया नहीं पिछले 6 साल में। विज्ञापन मंत्री हैं वो इस देश के, लेकिन कम से कम इतनी नॉलेज तो रहनी चाहिए ना कि आप इतने बड़े विज्ञापन दे रहे हैं। नॉर्मल आदमी जो अपने लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहा, वो आपके लिए टैंकर ऑर्गेनाइज करेगा। पूरे देश में आपने विज्ञापन दे दिए, महाराष्ट्र से लेके गुजरात से लेके दिल्ली में फुल पेज के,
और कि आप टैंकर मांग रहे हैं लोगों से। जिस व्यक्ति के पास ऑक्सीजन नहीं है वो टैंकर कहाँ से लेके देगा? आपको इतनी भी नहीं नॉलेज कि आप पिछले 1 साल में आप एक टैंकर नहीं, ऑक्सीजन तो छोड़िए, आपके पास टैंकर भी नहीं है। ये हालत कर दी है आपने दिल्ली की। कम से कम विज्ञापन मंत्री जी को ये समझ आनी चाहिए कि ये विज्ञापन छोड़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये वक्त है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए, सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। जो भी कहीं से भी किसी भी तरीके का सपोर्ट मिल रहा है उससे लीजिए और दिल्ली की जनता की सेवा कीजिए। ठीक है, ईगो बैटल में मत रहिए, क्योंकि आप 6 साल में दिल्ली का ये हशर कर चुके हैं, दिल्ली को बर्बाद कर चुके हैं। तो सबको मिलकर काम करना चाहिए, यही मेरी उनसे विनती है और यही मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है। सरकार इसके लिए पूरी तौर पर काबू पाने का प्रयत्न कर रही है और केंद्र सरकार हर राज्यों को मदद भी दे रही है। राज्यों को भी पूरी तौर पर ये चाहिए कि केंद्र सरकार जो मदद दे रही है उसका पूरी तौर पर उपयोग करें। अगर वो केंद्र सरकार के दिए उपयोग नहीं करते हैं तो केसेज इस प्रकार से बढ़ते हैं तो सबके लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी। और लोगों को शिक्षित भी करना चाहिए कि मास्क इत्यादि लगाएं, सैनिटाइज अपने को रखें, दूरी बना करके रखें। यह आवश्यक हो गया है। हर प्रकार का प्रबंध केंद्र जो है ऑक्सीजन से लेकर के दवा तक का कर रहा है। मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर नियंत्रण पा सकेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा समय तो लगेगा। It's a pity that on a day when we are reporting 3.5 lakh cases every day and over 2,800 deaths, our death toll has gone up by 89% in just 1 week. The central government is still being insensitive. The central government is not talking about vaccination. We've completely bungled up on our vaccine policy. We exported vaccines when we should have prioritized our people. We created a duopoly of only 2 players. When states are approaching, and now you put the onus on states to vaccinate people under 45. So when they are approaching the Serum Institute has categorically told them that they can only finish the central government orders up until the 15th of May. And only after that can states place orders. Where are states supposed to get their vaccines from? That's a very simple question that every state is asking. And I really want to know, why should differential pricing be there for the states? After all, what is that 35,000 crore rupee vaccine budget doing? It was announced in the budget. What's happening with that? You are getting vaccines at 150. The states are expected to buy it at multiple times that value. But the reality is there is no vaccine available in the market. What should states be doing? Who should they vaccinate? Is this a coincidence that our vaccination has fallen by 45% in the last 15 days because you could not provide vaccines? Shame on you, central government. मुख्यमंत्री जी, आपको शायद मालूम नहीं जमीनी हकीकत क्या है। आज मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण, पूंजीपतियों के तिजोरी भरने के कारण जिस तरह 9,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की सहित तमाम दवाएं और वैक्सीन बांटी गई 82 देशों में, आज अभूतपूर्व संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। और आप कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी या कोई मुद्दा कोई उठाए तो उसके घर जब्त कर लो, करिए जब्त, तैयार हैं हम सब। लेकिन सच्चाई यही है कि आज मैंने आपके बयान के बाद कम से कम 20 जिलों में बात की उत्तर प्रदेश के। हर जगह ऑक्सीजन का संकट है, हर जगह दवाओं का संकट है, हर जगह वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज हमारा उत्तर प्रदेश की लाखों जनता तबाह बर्बाद हो रही है। चले जाइए किसी अस्पताल में, नीतीश जी 14,000 प्लेन से कहते हैं मैं मंगाऊंगा। भारत की सबसे बड़ी संस्था एम्स कहती है कि ये दवाई नहीं चलेगी, ऑर्डर निकाल दिया। पटना के एम्स हाई कोर्ट को कहती है कि दवाई सही नहीं है। एनएमसीएच कहता है सही नहीं है। सुशील मोदी कहता है 24,000 से 40,000 लाएंगे। तो नीतीश जी को ये बताना चाहिए कि जब आपकी संस्था ये दवाई चलाएगी नहीं, पीएमसीएच चलाएगी नहीं, आईजीएमएस चलाएगी नहीं, तो आप चलाएंगे कहाँ? आप बेचने के लिए ला रहे हैं प्राइवेट और इन कुकरमुत्ते जैसे जो निजी अस्पताल हैं उनको देने के लिए, जो 80,000 90,000 में नीतीश जी
आपके कहने के बावजूद एक विधायक के भतीजे को बचा नहीं पाया, अस्पताल में उसकी भर्ती नहीं हुई, गरखा के पूर्व विधायक को, और उसके भतीजे मर गए। दूसरे भतीजे को सुई देने के लिए 80,000 रुपया उस अस्पताल ने लिया। 80,000। पुष्पांजलि अस्पताल। आप कहते हो बेड है, मैं जानना चाहता हूं। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं। फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना महामारी इस समय अपने पूरे चरम पर है और लगातार हम देख पा रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां देश में बनी हुई हैं। इन सब के बीच अब 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले जितने भी लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगने का काम शुरू किया जाएगा। इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो रही है, क्योंकि वैक्सीन की रेट को लेकर केंद्र और राज्य में इस समय बन नहीं पा रही है और कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अब वैक्सीनेशन मुफ्त में लगाने की भी घोषणा कर दी है। इसी मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जी जो कि कांग्रेस से हैं, इनके अलावा सुरेश जोशी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं ANB न्यूज पर। अजय जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। महाराष्ट्र और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये घोषणा कर दी है पहले ही कि 18+ अब जितने भी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी वो मुफ्त में लगाई जाएगी, लेकिन वैक्सीन के रेट को लेकर लगातार सियासत हो रही है। आप लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं वैक्सीन के लिए। देखिए, जब देश को वादा किया गया था कि विश्व गुरु बन गए हैं, 10 ट्रिलियन की हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ले जाएंगे, और भारत ने जब करोड़ों वैक्सीन निर्यात कर दिए, भारत ने दवाइयां बाहर विदेशों में भेज दी, इवन पाकिस्तान को आपने 10 करोड़ से ज्यादा की वो फ्री भेज दी, तो आप विश्व गुरु बन रहे थे। लेकिन जब विश्व गुरु बनने का आपने ख्वाब देखा और आपने कहा, आज भारत की वो छोटी छोटी बच्चियां अपने पिता और माता की बॉडियों को उठा के उनके कंधे लेके जा रहे, पूरे हिंदुस्तान के हर जिले में, हर शहर में मौतों का तांडव हो रहा है, अस्पतालों में लाइन लगी हुई है, शमशान में लाइन लगी हुई है। मोदी जी, आप कब्रिस्तान और शमशान की बात करते थे, सत्य आपने सिद्ध कर दिया। लेकिन अभी भी आपको चुनावों से, आज भी देखिए चुनाव चरण में चल रहे हैं, हाई कोर्ट ने भर्त्सना की है इलेक्शन कमीशन की, यू आर द ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोना, और आपके खिलाफ क्यों ना हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों आपने रैली और क्यों आपने चुनाव एक उसमें नहीं कराया? लेकिन चूंकि ये देश की सरकार ने भी पीछे सुनील अरोड़ा जी को गवर्नर गोवा बनाया जो रिटायर हुए थे, तो ये जो लोग देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को अपना आदर्श मानते हैं
और वो पीड़ा जिसके परिवार में, जिसकी बहन, बेटी, भाई, बच्चा जाता है और कोरोना जैसे इस घातक बीमारी से मौत हो रही है, उसका दर्द ना अजय वर्मा को हो रहा, ना मोदी जी को हो रहा, ना योगी जी को हो रहा, ना ममता को हो रहा, ममता दीदी को हो रहा। ये दर्द हो रहा है उसी के घर में। जब अजय वर्मा के घर का कोई जाएगा तो उसको पीड़ा होगी, जब मोदी जी के घर के कोई जाएगा तो उनका पीड़ा होगी। इससे पहले कोई दर्द नहीं होगा। सिवाय हम ये कहना चाहते हैं कि देश में जब आपने कहा था संसाधन है, पैसा है, सब कुछ है, और पिछले साल कोरोना आया था और आप विश्व गुरु बनने का ख्वाब देखा था, आपके पास 1 साल का समय था। कहाँ हैं वेंटिलेटर्स, कहाँ हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर, कहाँ है रेमडेसिविर इंजेक्शंस, कहाँ है हिंदुस्तान में बेड्स, कहाँ है? त्राही त्राही मचा हुआ है आपके पास कोरोना की किट्स। 4-4 दिनों में टेस्टिंग रिपोर्ट आ रहा है, इतने वो 4 आदमी 40 लोगों को इफेक्टेड करता है। शमशान घाट की स्थिति मैंने देखा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, हरियाणा, गुरुग्राम, दिल्ली, निगम बोध घाट, सीमापुरी। और आप ये समझ लीजिए कि प्रशासन, आज अखबार ने, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कहा है, हिंदुस्तान ने भी कहा है, नवभारत ने भी कहा है कि प्रशासन हर जिले में, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो हरियाणा का हो, मौतों के आंकड़े को छिपा रहा है। आपको रजिस्टर भेजते हैं, सारे टीवी दिखा रहे हैं कि साहब मर रहे हैं लोग 60 और दिखा रहे हैं 3। इस तरह से 3.5 लाख के जो आंकड़े हैं, मैं इनका भी खंडन कर रहा हूं आपके इस चैनल से। कम 10 लाख से ज्यादा रोज आ रहे हैं। और मौतें जो आप 2500, 2800, 3000 दिखा रहे हैं, 10,000 से 20,000 के बीच मौत हो रही है। पूछे कैलकुलेशन कैसे? उत्तर प्रदेश में 75 जिले, एक जिले में आ रहे सुरेश जी 5 से 7 या 8, 10 शमशान और कब्रिस्तान। एक शमशान और एक कब्रिस्तान में 50-30 बॉडियों का कैलकुलेशन नहीं बताया जा रहा। आप अब जोड़ लीजिए कितना हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं इस वक्त, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप सरकार के मुखिया हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट आपके पास है। हिंदुस्तान के लोगों को बचाइए, उनको सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी आप कराइए। ये जिम्मेदारी पब्लिक के ऊपर मत छोड़ दीजिए। चुनाव के एजेंडे से बाहर निकलिए और देश को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा के, लोगों के बच्चे सुविधाओं के अभाव में तड़प तड़प के जान दे रहे हैं। मैं रोज सुन रहा हूं हर टीवी पर ऑक्सीजन की कमी से। कहां गए वो विश्व गुरु का ख्वाब? हम बिल्कुल आपसी किसी भी पॉलिसी से सहमत नहीं। और आपको अगर कोई चीजें विपक्ष के या बुद्धिजीवी या रिटायर्ड ऑफिसर या पत्रकार बताते हैं तो उनके खिलाफ आप मुकदमे दर्ज कराते हैं, उनके खिलाफ 124 से दर्ज कराते हैं, उनकी संपत्ति जब्त कराते हैं। हिटलर महान का किस्सा आपने सुना होगा, 30 अप्रैल को सुसाइड किया था इन्हीं सब चीजों पे चलते हुए। और आप तो व्यक्ति, बीजेपी, आज एक दुर्भाग्य ये है देश का कि पार्टी का महत्व नहीं है, वहां आदमी का महत्व है। जहां आदमी का महत्व होता है, देखिए स्टालिन, मुसोलिन, हिटलर, गद्दाफी, बेनित मुसोलिनी, सब लोगों ने भी यही काम करा था कि अपने मरने से पहले स्टेडियमों के नाम, जैसे देश के हमारे प्रधानमंत्री ने मरने से पहले स्टेडियमों का नाम कराया है, मूर्ति बनवा दी। क्या वो 3,000 करोड़ की मूर्ति ऑक्सीजन दे रही है? इससे अगर हॉस्पिटल बनते, ऑक्सीजन के सिलेंडर बनते तो आज कम से कम 3,000 लोग बच जाते। लेकिन इन लोगों को राजनीति के अलावा सरकार बना रहे हैं। पिछले चुनावों में, पिछले कोरोना में मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे थे, गोवा गिरा रहे थे। इस बार दीदी को गिरा रहे हैं। 5 स्टेट में चुनाव कैसे बने, उत्तर प्रदेश में कैसे पंचायत जीते। मेरा अनुरोध है समस्त पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से, अजय वर्मा की तरफ से, और उन लाखों लोगों के घर परिवार वालों की तरफ से जिनकी परिवारजन बिछड़ गए, कि मोदी जी इस देश के लिए कुछ करिए। केवल भाषण बातें छोड़िए। रेमडेसिविर दवा, ऑक्सीजन के सिलेंडर, सुरेश जी से भी टेस्ट। बिल्कुल अजय जी, एक कमेंट सुरेश जी से भी ले लेते हैं। बताइए सुरेश जोशी जी, तमाम बातें आपने उनकी सुन ली होंगी, क्या कहना चाहेंगे आप? एक बात तो ये है कि मुझे तो ये अवगत कराया गया था कि आज देश के जो हालात, कोरोना से निपटने के लिए हमको क्या करना चाहिए, उस पर हम लोग कोई चर्चा के लिए बैठे हैं। लेकिन जिस तरह से मैं चर्चा का वो दिख रहा था, ये तो एक राजनीतिक मंच जैसे चुनावी भाषण होते हैं, वो विषय आ रहा है। देखिए, आरोप और प्रत्यारोप तो हम भी बहुत लगा सकते हैं और लगाएंगे भी आगे। लेकिन आज का जो समय है वो समय ये है कि हम कोरोना की जंग को कैसे जीते। देखिए, भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के भी वो चल रही है। लेकिन अब इसमें आज अगर हमने कोरोना में काबू पाना है
तो उसके लिए हमको दोनों को मिलकर काम करना होगा, चाहे वो सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, किसी अन्य पार्टी की हो। तो जब तक दोनों मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक ये राजनीति करके कोरोना जाने वाला नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जहां तक देखो आज ऑक्सीजन की बात हो रही है, आज से 8 महीना पहले प्रधानमंत्री केयर फंड से देश के प्रधानमंत्री जी ने जिन भी राज्यों के अंदर अपने ऑक्सीजन के प्लांट लगने थे, वहां पर कोई प्रॉब्लम्स थी, उस सब के लिए पैसा मुहैया करा दिया था। लेकिन आज भी जो है कि जो राज्यों को पैसा दिया गया है उसका 30-40% भी जो है कि ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगे हैं। अगर वो ऑक्सीजन के सारे प्लांट लग लिए होते तो मुझे लगता है कि आज ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये प्रॉब्लम्स भी नहीं आती। देखिए, अब लोग हमसे आज कह रहे हैं कि भाई आपने वैक्सीन से बाहर क्यों दे दी। देखिए, आखिर अगर आपने सऊदी अरब को वैक्सीन दी, आपने किसी और देश को वैक्सीन दी, वहां भी हिंदुस्तान के हजारों लाखों नागरिक वहां पर को हैं जिनको हम वैक्सीन दे रहे हैं। और ये विषय ये नहीं है कि भाई उनको वैक्सीन देने से हमें कोई दिक्कत आ गई। जब वैक्सीन की भी अभी जो प्रॉब्लम्स कहीं पर आ रही है तो उसके पीछे भी कारण ये है कि जब राज्य सरकारों को जो वैक्सीन केंद्र ने मुहैया कराई, उन्होंने सही ढंग से अपने प्लान से नहीं किए, जिसकी वजह से कहीं पर 30%, कहीं पर 25%, कहीं पर 40% तक भी वैक्सीन मिसयूज हुई है। वैक्सीन का मिसयूज हुआ है जो वैक्सीन लग जानी चाहिए थे, क्योंकि स्टेट को प्रोग्राम बनाने थे। सुरेश जी, बस थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूँ सर, आपका पूरा जवाब मैं लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है, तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसी मेरी गल मन्नो, सारे तुसी लगाओ ताकि तुसी भी बचो और नाल थोड़े घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उन्हां नूं भी लगवाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद राष्ट्रधर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इस महामारी के कारण इस देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ इस तरह का मंजर है जो कि दिल दहला देने वाला है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सुरेश जोशी जी, सवाल यही है कि कितनी लापरवाही रही, क्या कमियां रही, जो हो गया सो हो गया। आने वाले भविष्य के लिए क्या योजना तैयार की हुई है, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार। और सबसे बड़ा सवाल यही है सर कि आपसी समन्वय
समन्वय की काफी कमी नजर आती है। जितना तालमेल और समन्वय होना चाहिए उतना नहीं है। देखिए पल्लवी जी, मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूं बहुत संक्षिप्त में। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि देखिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है, इसमें चुनाव भी होंगे और अन्य व्यवस्थाएं भी चलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है। जिस समय देश के अंदर चुनाव की घोषणा हुई थी उस समय इतनी विकट परिस्थितियां नहीं थी। आज कांग्रेस के मित्र चिल्ला चिल्ला करके मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले का जिक्र कर रहे हैं। मैं उनको यह अवगत कराना चाहता हूं, वो फैसला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। उस फैसले में जब केरल में सभाएं हो रही थी, तमिलनाडु में हो रही थी, आसाम में हो रही थी, पुडुचेरी में हो रही थी, अगर राहुल गांधी जी की आप सभाएं देखेंगे तो 30 से ज्यादा होंगी। तो क्या आप उस समय आपकी नैतिकता मर गई थी क्या? आप कहते साहब हम नहीं कर रहे रैली, हम नहीं लड़ना चाह रहे चुनाव, आप भी तो कह सकते थे। तब आप आज टीवी में आकर के एग्जाम्पल देते कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती चुनाव करा रही थी। लेकिन कहने और करने में पल्लवी जी बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए जो आपका मूल प्रश्न है, जिस प्रश्न को आप पूछ रही हैं, निश्चित तौर पर देखिए आज हम सब लोग व्यवस्थाओं में जुटे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी विद इन 1 वीक मुझे लगता है कि देश की परिस्थितियां बहुत सामान्य हो जाएंगी। देखिए रेमडेसिविर इंजेक्शन भी हम लोगों को सबको मिलने लगेगा, उसके भी पर्याप्त मात्रा में जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं भी हो रही हैं। ऑक्सीजन का थोड़ा पैनिक दिल्ली के अंदर जरूर है, लेकिन और राज्यों में लगभग धीरे धीरे ऑक्सीजन की स्थितियां अच्छी आ रही हैं। लेकिन इस समय हम सब लोगों का, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो भी लोग हैं, हमारा काम पैनिक करना नहीं है चीजों को। देखिए कोई आंकड़े नहीं छुपाए जा रहे हैं कि जो मृत्यु हो रही है सबको पता है मृत्यु हो रही है। अब जो कोरोना से मृत्यु होगी वही कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार हम कोरोना की मृत्यु को दिखाएंगे। अगर अदर किसी उससे मृत्यु किसी की हो रही तो नहीं दिखाई जा सकती है। लेकिन कोरोना पेशेंट्स को भी कोई नहीं छुपाया जा रहा है। आरटीपीसीआर हमने बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा दिया है। हमारी 2 की मशीनें काम कर रही हैं, वो भी टेस्टिंग में चल रही है, वो भी आगे तेजी से काम कर रही है। लैब की संख्या बढ़ा दी गई है, बेड की संख्या बढ़ाई गई है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में विदेशों से भी जो है कि सप्लाई आ रही है। इसलिए आज के दिन कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बराबर उनका संपर्क बना हुआ है और कोऑर्डिनेशन भी बना हुआ है। अब अभी दिक्कतें क्या आएंगी, अभी 1 तारीख से जो 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण होना है, उसमें भारत सरकार बार बार निवेदन कर रही है प्रदेश सरकारों से कि आप लोग अभी से अपना जो है कि मैप्स बना लो, अपना रूट्स तैयार कर लो, कैसे आप लोग वैक्सीन करेंगे। लेकिन अब होगा क्या है कि ठीक 18 तारीख को ही, अगर 1 तारीख को ही जाकर के आप 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन के लिए बुलाओगे तो फिर क्राउड खड़ा होगा, फिर विपक्ष के लोग आरोप लगाना शुरू करेंगे। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि न तो वैक्सीन की कोई कमी होगी, दोनों कंपनियां, हमारी बायोटेक भी काम कर रही है और हमारी जो है कि कोवैक्सीन भी काम कर रही है। दोनों वैक्सीन हमारी कंपनियां जो है कि बहुत पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन देने के लिए उन्होंने बोला भी है। इसलिए आज आवश्यकता यह है कि भाई जो लोग बीमार ग्रस्त हैं, निश्चित तौर पर देखो अजय जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि भाई जिस परिवार के साथ बीत रही है घटना, उसी परिवार को उसका दुख पता है, उसका दर्द पता है और वो जब समझ रहा है कि भाई मेरे अपने परिजन और स्वजन को खोने का मुझे कितना बड़ा दुख है, वो निश्चित तौर पर देखिए ये हो रहा है। तो इसको सरकारें समझ भी रही हैं, प्रदेश की सरकारें भी काम कर रही है, देश की सरकारें भी काम कर रही हैं। लेकिन आज प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई हम आपस में डॉक्टर के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करें, अपने स्टाफ की जो नर्सेज हैं उनके साथ कैसे हम कोऑर्डिनेशन करें, और जहां पर दवाई की व्यवस्था नहीं है दवाई कैसे उपलब्ध कराएं। इन सब के लिए हर राज्य के अंदर जो है सरकार जो है डे टू डे मॉनिटरिंग कर रही है और उसके डाटाज ले रही है। और मुझे विश्वास है पल्लवी जी कि बहुत जल्दी जो है हम लोग कोरोना पे काबू पाएंगे। हतोत्साहित और निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सब लोग मिलजुल करके काम करें तो इस महामारी को भी हम लोग निपट लेंगे। ठीक है अजय वर्मा जी, अब सवाल यही है कि 1 मई से जो वैक्सीनेशन का एक और चरण शुरू होने वाला है, उसके लिए राज्य सरकारों की क्या कुछ तैयारी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात तो पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से क्लियर कर दी गई थी कि अभी तक राज्य सरकारें जिस पैसे से या जिस भी हिसाब से केंद्र से वैक्सीन ले रही थी वही प्रोसेस चालू रहेगा। तो फिर इतना हल्ला मचाने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है सर? क्या सब लोग इस आपदा के समय में अवसर ढूंढ रहे हैं? ग्राउंड की रिपोर्ट ढूंढिए और ग्राउंड पे जाके बात करिए। आपदा में अफसर कौन तलाश रहे हैं, ये पूरे देश को देखा है, पूरे देश को पता है।
महाराष्ट्र में रेमडेसिविर दवा के जो कालाबाजारी करके जो डायरेक्टर बेच रहे थे, उनको बचाने थाने बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस साहब थाने पहुंच गए। वो टीवी वीडियो में वो सारा दिखाया गया था। 2 लोग मध्य प्रदेश में उसके डायरेक्टर पकड़े गए, बीजेपी के नेता थे, रेमडेसिविर की कालेबाजारी कर रहे थे। ये लोग आपदा में अफसर कौन ढूंढ रहा है? हम लोग तो, अगर आप ये कहते हैं हम पैनिक कर रहे हैं और जनता का दर्द अगर दिखाना है, उसकी बातें असलियत बताना पैनिक है, तो हमें मंजूर है, हम पैनिक कर रहे हैं। मेरे काबिल दोस्त सुरेश जी अभी कह रहे थे कि 1 सप्ताह में हम कंट्रोल कर लेंगे। सुरेश जी, WHO की, लंदन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की और हिंदुस्तान के कुछ डॉक्टरों की रिपोर्ट पढ़ी है कोरोना के बारे में, तो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप नेट पे डालना थोड़ी देर बाद जब डिबेट खत्म हो जाए, आप भाई हैं हमारे, वो कहते हैं कि जो पीक तो अभी मई में आएगी, ये अप्रैल के जो आप 3 लाख आंकड़े और 28-30 मौतें देख रहे हैं, ये कुछ नहीं है। हाई पीक तो अभी आएगी। आप कह रहे हैं कि 1 सप्ताह में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है। आदरणीय मोदी साहब को बड़ा विश्वास किया गया सब लोगों ने। उन्होंने कहा, भाइयों बहनों मित्रों, 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता गया था, हम 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ। लोगों ने विश्वास करा, लेकिन उस विश्वास को जो ठेस पहुंची 136 करोड़ की जनता को, आपका IT सेल जागरूक हो जाएगा। मैं यही पुनः बता रहा हूं कि फिर हम बैठेंगे 1 सप्ताह बाद आपके साथ, तब आपसे हम पूछेंगे, इस कटघरे में खड़ा करके हिंदुस्तान के लोग पूछेंगे। अजय वर्मा नहीं पूछेगा, कांग्रेस नहीं पूछेगी। मेरे भाई, ये मुद्दा कांग्रेस, बीजेपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान है। भारत एक संघीय राज्य है, और संघीय राज्य में अगर आपने देखा हो कि विपक्ष के नाम पर आप कहते हो कि विपक्ष लोग, अपोजिशन हंगामा करा, देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार विपक्ष का कोई सहयोग लेना नहीं चाहती। ये तो उदाहरण थे कि जिस वक्त श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विरोध करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उस वक्त देश का जब आपदा आई थी तो उनको मंत्री बना के और जिम्मेदारी, और अटल बिहारी वाजपेयी को अध्यक्ष बना के उस कमेटी का भेजा गया था। ये नीति तो अपोजिशन के लोग करते हैं। आपके लोगों को तो विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। ये नीति इस वक्त बिल्कुल गलत है। कोरोना काल में डिजास्टर मैनेजमेंट में भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपके पास फंडिंग है, पैसा है, ताकत है, पावर है, लेकिन आपकी नीति और नीयत सही नहीं है। तो सर, राज्य सरकारों को जितनी मदद मिलनी चाहिए केंद्र से, वो नहीं मिली क्या? ये सीधा सा सवाल है। देखिए, एक तो राज्य सरकारों को वो सहयोग नहीं मिल रहा, वो मदद नहीं मिल रही। आप ऑक्सीजन के सिलेंडरों की बात करते हैं, मैं आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान की भी कह रहा हूं, दिल्ली, महाराष्ट्र, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हमें चाहिए थे ना, वो बिल्कुल कहीं नहीं मिल रहे हमें। मतलब जो देश की जनता को, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, आपका हो, मौत किसी को नहीं देख रही है। हम लोग तो विभिन्न चैनलों से, विभिन्न संसाधनों से, विभिन्न माध्यमों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, क्यों नहीं आपने 3 चरणों में अनुरोध किया था सारे विपक्ष ने कि 1 चरणों में 3 चरणों का बचाव चुनाव, बंगाल में विस्फोट होने लगा ना, क्यों आपने कुंभ को इतना, हम हिंदू, हम भी हैं, हम भी नहाते हैं, हम भी स्नान करते हैं, कुंभ को आपने इतना कर दिया। अब देहरादून में लॉकडाउन लगाना पड़ा है, कुंभ के बाद अब रिजल्ट आने लगे। मैं ये सवाल, जब चुनावों का सवाल, एक सेकंड सर, जब मैं चुनावों का सवाल करती हूँ ना बीजेपी से, तो मुझे जवाब में ये मिलता है, महाराष्ट्र में कौन से चुनाव चल रहे थे जो वहां पर कोरोना का बम फूट रहा है? एक सेकंड में बता। राहुल जी ने जब हालात देखे तो ये कहा था कि मैं आज से कोई रैली नहीं करूंगा। राहुल तो नेता भी नहीं है अपोजिशन के, वो संवैधानिक पद पे भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को लोग आदर्श मानते हैं, गृह मंत्री को आदर्श मानते हैं। ये बिना मास्क लगाए रैलियों में घूम के वहां चिल्ला रहे, दीदी ओ दीदी, स्कूटी नंदीग्राम में गिर गई, 200 से ज्यादा जीतेंगे। मशीनों में घुसे हुए थे, कोरोना से लोग मर रहे थे, तड़प रहे थे, आप उनके ध्यान नहीं कर रहे। जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फटकार लगाया तब आप आए हैं। भारत के खिलाफ देश, संसार के अखबारों ने आपकी आलोचनाएं की, और इसका देख लीजिए, इसका फायदा 4-5 बड़े कैपिटलिस्टों को मिल रहा है जो कालाबाजारी करा रहे हैं। लोग की जनता मर रही है, इन लोगों को कोई ध्यान नहीं है। हालात बहुत बुरे हैं। मेरा पूरा अनुरोध है कि या तो इसको संभाल लीजिए, और नहीं जनता तो जनता, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं, ईश्वर की लाठी में बहुत मार होती है,
वो किसी को नहीं देखती, कौन योगी, कौन अजय वर्मा, कौन राहुल गांधी, कौन मोदी, कौन ममता दीदी, वो सबको समान है उसके लिए। ठीक है। लेकिन आपसे मेरा पुनः अनुरोध है इस चैनल के माध्यम से, वेंटिलेटर बढ़वाइए, हॉस्पिटलों में व्यवस्था कराइए, कोविड से बचाव के लिए मास्क और ये दूरी तो हम कर ही रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि देश में अगर ये लगता है आपको सख्त और करने हैं, को लॉकडाउन करने हैं, तो आप निर्णय लीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री सब कुछ करते हैं, आपने जब भी तो निर्णय लिया था, जब भी तो ये हाल थे, आप भी निर्णय लीजिए अगर आपको करना। बताइए सुरेश, हालात तो जैसे चल रहे हैं। पुनः मैं अनुरोध करूंगा सुरेश जी कि भगवान के लिए कोविड की विशेष व्यवस्था कराइए, विशेष पावर इस्तेमाल करिए और इन मौतों को होने से बचाइए। ठीक है। ये देखिए, ये अवगत कराना चाहता हूं कि सरकार इस डिजास्टर को निपटने के लिए जो संभव है वो सब कुछ कर रही है। और मैं पुनः उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हम अपनी व्यवस्थाओं को हफ्ते भर के अंदर कंट्रोल में लाएंगे। कोरोना के केस बढ़ेंगे, निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, केस बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि केस बढ़ रहे हैं। प्रश्न ये है कि भाई जो केस बढ़ रहे हैं उनको हम कैसे फैसिलिटी अवेलेबल कराएं, कैसे ऑक्सीजन दें, कैसे हम वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करें, कह रहे हम हॉस्पिटल के बेड्स बढ़ाएं। ये सारे काम जो है केंद्र कर रहा है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है पल्लवी जी कि अगर महाराष्ट्र वाले हाथ खड़ा कर देंगे, राजस्थान वाले, पंजाब वाले हाथ खड़ा कर देंगे, तमिलनाडु केरल वाले हाथ खड़ा कर देंगे, तो उस पर फिर भारत सरकार या भारत सरकार के प्रधानमंत्री क्या करेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। अब देखिए ना, इनकी नीति और नियत साहब है। हम पे आरोप लगा रहे कि आपकी नीति खराब है, आपकी नियत खराब है, आप विपक्ष को नहीं पूछते हैं। राहुल गांधी जी ने तो जो है कि तुरंत कह दिया कि साहब मैं चुनाव की रैली नहीं करूंगा। अब ये हास्यास्पद बातें क्या देश की जनता नहीं देख रही क्या? जहां कांग्रेस की सांसें बची थी आसाम के अंदर, केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वहां तो बोला नहीं उन्होंने कि साहब हम जो है कि रैलियां नहीं करेंगे, भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। वहां तो खूब रैलियां भी करते गए, भीड़ भी करते गए। अब उनको पता है कि भाई बंगाल के अंदर तो सांस है नहीं बची हुई। जब वहां सांस बची नहीं है तो वहां क्या रैलियां करनी है? रैली करना न करना बराबर है। तो इसलिए उन्होंने लास्ट में कह दिया हम तो रैली नहीं करेंगे। और हाईकोर्ट के फैसले को जो आप कोर्ट कर रहे हैं वो आपके लिए भी है मान्यवर, हमारे लिए भी है, वो सभी राजनीतिक दलों के लिए, वो इंडिविजुअल बीजेपी के लिए नहीं है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं। लेकिन आज जो हम लोग बहस कर रहे हैं, बहस का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि देखिए अखबार क्या लिख रहे हैं। अखबार के बाद डाटाज होंगे, अखबार भी अपनी बात लिखेंगे, आप भी मीडिया में अपनी बात को बोलेंगे, लेकिन सरकार जो है बहुत ईमानदारी के साथ और अपनी नीति को आगे बढ़ाते हुए, देखो जो हमने देश के सामने जो वोट मांगा है, जो विश्वास देश की जनता ने हम पर अर्जित किया है, उस विश्वास को मोदी जी कभी भी जो है वो नहीं होने देंगे, क्योंकि मोदी जी ने जो कहा है वो करेंगे और कर भी रहे हैं। अब आप देखिए कि डे टू डे देश के जो है कि जितने वैज्ञानिक है उनसे चर्चा हो रही है, अपने मेडिकल के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे चर्चा हो रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा हो रही है, प्रशासन के लोगों से चर्चा हो रही है, इवन यहां तक कि भाई पंचायत के प्रतिनिधियों तक माननीय प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं सीधे कि भाई गांव को बचाना है कोरोना से, तो आप लोग गांव में जो है कि प्रचार करिए, प्रसार करिए, सब लोग मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, और जो है कि जहां पर कोई चीजें खराब होती हैं तो उसको तुरंत जो है प्रशासन शासन को अवगत कराइए। अगर ज्यादा प्रॉब्लम से नहीं है तो आप जो है कि आइसोलेट हो जाइए। ये सारी व्यवस्थाएं जो है कि प्रशासन के माध्यम से, सामाजिक क्षेत्रों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। देखिए कुंभ का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी बार बार कुंभ की बात करती है। जिस समय कुंभ का आयोजन हो रहा था उस समय वास्तव में स्थितियां इतनी खराब और भयावह नहीं थी, तो इसलिए जो है उस समय कुछ भारत सरकार की जो कोविड की गाइडलाइन थी उसमें पूरे देश के अंदर छूट आ गई थी, तो उसके कारण जो है कि वहां पर कुछ दिक्कतें जरूर आई हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत के लोगों को जो 12 वर्ष के बाद कुंभ होता है और जो हिंदू धर्म की एक आस्था का प्रतीक है, उसको भी तो हम नहीं रोक सकते हैं। देखिए उसमें कोविड की गाइडलाइन का पालन सरकार करा सकती है, लेकिन कुंभ तो बंद नहीं करा सकती ना। कांग्रेस पार्टी अगर ये चाहती है कि भाई कुंभ का आयोजन ही नहीं होना चाहिए, कुंभ होना ही नहीं चाहिए था, तो ये संभव नहीं है। हाँ ये तो जरूर आपने है कौन से नियमों का पालन करवा लिया वहां पर सुरेश जी? कल का जो अंतिम शाही स्नान है वो भी कल होना है। तो इसलिए आज के दिन पल्लवी जी मैं ये कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, देश की पूरी सरकार जो है पूरी ताकत के साथ जुटी है, लेकिन विपक्ष के मित्रों को जहां जहां उनकी सरकारें हैं उनको भी जो है अपनी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना होगा। और जब केंद्र के साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन बना के चलेंगे
तो निश्चित तौर पर दिक्कत नहीं आएगी। जो दिल्ली के अंदर दिक्कत आ रही है, आपने देखा होगा। एक बात बताइए सुरेश जोशी जी, एक सवाल है मेरा सर, आपको क्या लगता है कि जो हालात है वो सिर्फ उन्हीं राज्यों में खराब है जहां पर कांग्रेस या फिर अन्य राजनीतिक दलों की सरकार है? आपको क्या लग रहा है बीजेपी नीत जितने भी राज्य हैं वो सही सलामत है? देखिए पल्लवी जी, पहली बात तो ये है कि कोरोना कोई कांग्रेस, बीजेपी या कोई बीएसपी और एसपी नहीं देखता। बिल्कुल, मैं भी वही कहना चाहती हूँ। देखिए कांग्रेस तो जो है कि चाहे बीजेपी की सरकार होगी चाहे कांग्रेस की सरकार होगी, कोरोना कहीं भी जा सकता है। आप बार बार कोट कर रहे हैं सर, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उसमें मध्य प्रदेश का नाम नहीं आ रहा, उसमें गुजरात का नाम क्यों नहीं आ रहा? पल्लवी जी, मैं बिल्कुल कोट नहीं कर रहा हूँ। देखो मैं ऐसा ना, उत्तराखंड में भी आज जहां से मैं आता हूँ, जहां पर मैं बैठा हूँ, वहां भी 5000 केस पर डे के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में केस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में केस नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं कि भाई कैसे चीजें ठीक हो, पैनिक ना हो, जनता में एक जो है कि अविश्वास की भावना न जाए। हमने तो अभी उत्तराखंड में जो है कि विपक्ष के सारे लोगों को बुला करके बैठक की थी। विपक्षी दलों की सर्वदलीय बैठक 2 दिन पहले तीरथ सिंह रावत जी जो हमारे मुख्यमंत्री है उन्होंने बुलाई थी। तो हम तो उनके विपक्ष के लोगों की भी सलाह मानी थी। उन्होंने कई सुझाव दिए थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उनके प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने, उनके सुझावों को हमने माना। ऐसा नहीं कि हम कोई हट धर्मिता से सरकारें चला रहे हैं। हमारा कहना यह है कि अगर दिल्ली के अंदर जो आज ऑक्सीजन की प्रॉब्लम्स आ रही है, केजरीवाल जी जो है इतना बड़े बड़े चीजें बोल रहे हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन उनको जब 8 प्लांट लगाने के लिए 8 महीना पहले भारत सरकार ने प्रधानमंत्री केयर फंड से पैसा दे दिया था, तो एक भी प्लांट क्यों नहीं लगा? ये दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं, उनका हक है, उनका अधिकार है कि भाई आप क्यों इतनी बड़ी लापरवाही आपने कर दी साहब, आप बताइए। तो आप भी तो वहां पर विपक्ष में है ना सर, आप सवाल कर लेते। अब जब स्थितियां एकदम खराब हो गई तब आप जाकर ये सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने इतने महीने में प्लांट क्यों नहीं लगवाया? बीच में सब नहीं, हम तो बार बार चिट्ठी लिख रहे थे उनको, प्रधानमंत्री कार्यालय से, जहां से प्रधानमंत्री केयर फंड से पैसा आया था, वो बार बार चिट्ठी लिख रहे थे, बार बार पूछ रहे थे भाई क्या व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि कोई पहली बार ही थोड़ा ना मीटिंग हो रही है पल्लवी जी। आज भाई स्टेट के साथ तो देखो, महाराष्ट्र के साथ बराबर कोऑर्डिनेशन बना हुआ था, राजस्थान के साथ बना था, पंजाब के साथ बना था, उत्तर प्रदेश के साथ बना था, आपके तमिलनाडु के साथ बना था, उड़ीसा के आपने देखा होगा, आज आपने मीडिया ने आप दिखाया। एक बार जो है कि प्रधानमंत्री जी ने नवीन पटनायक जी को रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वहां से जो है कि तुरंत ऑक्सीजन भेज दी, ऑक्सीजन आ गई वहां से। तो इसलिए जो है कि अब तो कोऑर्डिनेशन बना के ही चल रहे हैं। इसमें देखो कोई कहां विपक्ष है कहां सत्ता, ये नहीं देखा जाता इसमें। बताइए अजय वर्मा जी। देखिए मैं सही चीज बता रहा हूं आपको, आप बिल्कुल समझ लीजिए कि हम लोग हर तरह के कोऑर्डिनेशन को तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे। सरकार को बहुत अच्छी तरह पता था, राहुल गांधी जी ने कहा हुआ था पहले से ही कि सुनामी आने वाली है, लेकिन सरकार के मुखिया विश्व गुरु के चक्कर में देश की सारी दवाइयों को और इंजेक्शंस को अब क्यों वापस मंगा रहे हैं? जब हमने कहा कि विदेशी दवाओं को अप्रूव कर दीजिए, उन्हें मांग लीजिए, तो इनके 2 मंत्री एक हंस रहे थे और एक राहुल गांधी की खिल्ली उड़ा रहे थे। कहाँ हैं वो आरएसएस के और संघ के लोग जो हर जगह एक्टिव रहते हैं? मुझे तो इनके कोई बीजेपी के एमपी, मिनिस्टर, नेता इस कोरोना में किसी के परिवार के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देते, सिवाय टीवी पे भाषण। जोशी जी भी यही काम कर रहे हैं। हम हिंदू विरोधी नहीं है, एक्चुअल पूछो तो यही लोग हिंदू विरोधी हैं, ये दिखाते हैं इनका आईटी सेल। हम ना कुंभ विरोधी हैं, हमारे भी, हम लोग तो धर्म से, जन्म से हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, भारतवासी थे, भारतवासी रहेंगे। अब बताइए, ना तो हम कुंभ के खिलाफ थे, ना है, ना होंगे। हम तो उस व्यवस्था के खिलाफ है कि 50 लाख लोगों ने कुंभ, एक उत्तराखंड के डॉक्टरों की एक टीम ने सर्वे करके बताया है, वो सर्वे की कॉपी मैं जोशी जी आपको भेज दूंगा आपके पास। उत्तराखंड के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने जो कहा है कि इस वक्त पानी से और हवा से सबसे ज्यादा सेपरेट हो रहा है जो नया वाला स्ट्रेन आया है, और उत्तराखंड के एक आदमी को 10 लोगों में इफेक्ट करने की आदत है। तो कम से कम 50 लाख लोगों ने अगर स्नान किया है और वो पानी में चारों तरफ फैला है, तो इसके इफेक्ट कुंभ के 10 दिन बाद आने शुरू होंगे। तब आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ गलतियां थी, क्या थी और क्या थी। ये तो आप देखेंगे ये सारी चीजें। लेकिन हम तो हिंदुस्तान को एक मानते हैं, ना हम टुकड़ों में बांटना चाहते हैं आपकी तरह, ना हम हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में भेद करते। भारत एक लोकतांत्रिक कंट्री है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार फेल थी, नीति गलत है, फेल है, इन मौतों को होने से बचाइए।
ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए, बाहर से मंगाइए। जब आप अब जागे हैं सिंगापुर से, इटली से और सबसे मंगा रहे हैं, आपको पहले जागना चाहिए था। ये इतनी मौतें नहीं होती, इतने बीमार नहीं होते। और आप टेस्ट का आंकड़ा बढ़ाइए। एक बात बताइए, जब राहुल गांधी ने कह दिया, एक सेकंड अजय जी, जब राहुल गांधी ने कह दिया कि सुनामी आने वाली है, तो वो अपनी जो उनकी राज्य की सरकारें थी उनको नहीं बोल पाए कि सुनामी आने वाली है, पहले से तैयार रहिए और अभी से अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सरकार को दे दीजिए? क्या वो अपनी राज्य सरकारों को तो ये कह सकते थे ना? तो आप एडवांस में अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके रखते, एडवांस में सारी चीजें आपको एकदम व्यवस्थाएं बना के रखनी चाहिए थी। तो शायद ये हालात नहीं होते आपकी सरकारों में, आपके राज्यों में, कि अभी अस्पताल कम पड़ रहे हैं, बेड्स कम पड़ रहे हैं, वेंटिलेटर कम पड़ रहे हैं। तो ये सब नहीं होता सर। राहुल गांधी की बात नहीं मानी आप लोगों ने। राजपूत मैडम, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के बघेल साहब ने, अमरिंदर सिंह जी ने, पंजाब के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जी के बेटे हमारे, सबने लिख के दिया हुआ है, कहा हुआ है कि ये चीज भेज दीजिए। लेकिन आपको मैं आंकड़े भेजूंगा। सरकार ने, केंद्र की सरकार ने सहयोग नहीं करा, कटौती करी, कटौती करी, कटौती करी। मैं आपके चैनल पर खुलकर बता रहा हूं। और जिस वक्त डिवाइडेशन ऑफ द एलोकेशन ऑफ द बजट हो रहा था, उसको भी उठा के देख लीजिए। पहले तो वो बजट ही कैसा दिया था पूरे देश को पता था। डिजास्टर के लिए घोषणा ये लोग बहुत करते हैं और अभी भी करेंगे, लेकिन जमीनी और हकीकत तौर पर कोई काम नहीं हो रहा है और उसकी दुर्दशा पूरे हिंदुस्तान में आ रही है। हम पैनिक नहीं कर रहे। हमारी पार्टी, हमारे नेता, हमारे वर्कर, हमारे कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान के हर जिले, स्टेट में, जहां हमारी स्टेट है वहां भी, जहां आपकी स्टेट है, जहां बीजेपी की सरकार है, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रहा। मेरी जितनी कोशिश जिस स्टेट में, आसपास के स्टेटों में फोन के द्वारा, जा तो मैं सकता नहीं हूं, जहां जाता हूं वहां जला भी जाता हूं, शमशान में, हॉस्पिटल में, सिलेंडर में, बेड दिलाने में जो मदद हो रही है, मैं समझता हूं जोशी जी को भी करनी चाहिए और कर भी रहे होंगे, आप भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर सभी लोग ईमानदारी से करें तो हालात कंट्रोल हो सकते हैं। महामारी तो पूरे संसार में है, लेकिन जिम्मेदारी देश की सरकार की है। और जब सारी जिम्मेदारी, बधाइयां कंधे अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो जब ये बुराइयों का समय आता है तो ये आप विपक्ष पे, ये आप जनता पर नहीं डाल सकते। ये भी आप इसके लिए जिम्मेदार है। मेरा पूरे अनुरोध है अपनी पार्टी और अपनी तरफ से कि आप इसको बचाइए, साधन व्यवस्था बढ़ाइए, चारों तरफ अनुरोध करिए। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको ये लगता है कि आपकी बातों से चीजें बदलती हैं तो इससे बदलवाइए। कोरोना से भारत को बचाइए। छोड़ दीजिए कांग्रेस, बीजेपी और राजनीति और सत्ता और कोर्ट। मेरा अनुरोध स्वीकार करें। ठीक है सुरेश जोशी जी, वो कई बार एक ही अनुरोध कर चुके हैं कि देश को बचाइए, कोरोना से मुक्त बनाइए। नहीं, देखिए पल्लू जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जो आरोप लग रहे हैं ना, वो आरोप, उन आरोपों की प्रमाणिकता मैं आपके सामने रख देता हूं। आप पूरे चैनल पे चला रहे भी रहे होंगे, आगे भी चलाएंगे। देखो, आप कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन में भेदभाव कर रहे हैं। अब आप आंकड़े निकाल लीजिए कि भाई अभी तक जो है कि लगभग 20 करोड़ वैक्सीन खरीदी जा चुकी हैं, जिसमें से 14 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं। एक बीच में बिहार में सबको फ्री टीका दिया गया था, हिंदुस्तान में सब लोगों को क्यों नहीं फ्री टीका देंगे आप? बिहार में चुनाव थे, इसलिए आपने फ्री टीके की घोषणा करी। शालीनता से आपकी बात को सुना, आप सुनिए, आप सुनिए। देखिए, आपने जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदी तो उसी रेशियो में जनसंख्या के अनुपात में प्रदेशों को वैक्सीन खरीद के फ्री ऑफ कॉस्ट दी। आपने पाकिस्तान को 10 करोड़ रुपए की वैक्सीन फ्री क्यों भेजी? आपका मिसमैनेजमेंट था, तो वो गलती किसकी है? अगर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ फ्री वैक्सीन क्यों भेजी? दुश्मन देश है वो। 3 दिन के अंदर हमने जो है कि उनको 3 दिन के अंदर हमने आपके जो है कि महाराष्ट्र को जो है ऑक्सीजन दी। जब उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर की प्रॉब्लम से है, तो खुद भारत सरकार के मंत्री ने रेमडेसिविर के मालिक से बात कर करके आप क्या रेमडेसिविर दिया। इसलिए इस तरह के आरोप, ये पूरे निराधार आरोप है। इसको देश की जनता देख भी रही है, सुन भी रही है। अब जहां तक देखिए, आप बार बार राहुल गांधी जी को कोट करते हैं। राहुल गांधी जी की बात, जब राहुल गांधी का घर ही नहीं मान रहा है, उनका परिवार नहीं मान रहा है, उनकी बातों को इतने हल्के में लिया जा रहा है, तो देश कैसे मान लेगा? आपके महाराष्ट्र को मानना चाहिए, पंजाब को मानना चाहिए, छत्तीसगढ़ को मानना चाहिए, जहां पर आपकी सरकार है। जब आप ही लोग नहीं मान रहे, आपकी वर्किंग कमेटी उनकी बात को नहीं मानती है, तो भाई राहुल गांधी तो खुद ही कोरोना पॉजिटिव हो गए इस उसमें। इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है, इस समय जो है
अब आप जो कुंभ की बात पे कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 50 लाख लोगों ने कुंभ में स्नान किया। देखिए पल्लवी जी, आप कह रहे हैं कि 50 लाख लोगों ने कुंभ में स्नान किया और वो जो है कि 1/10 मल्टीप्लाई के हिसाब से फैलेगा। वो स्नान जो है कि 13 तारीख को था, आज आप और हम 27 तारीख को चर्चा कर रहे हैं। 50 को अगर 10 से गुणा करोगे, क्या 5 करोड़ लोगों को कोरोना हो गया क्या हिंदुस्तान में? तो इस तरह से अगर हम लोगों को चीजों को भ्रामक करेंगे, लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे, तो निश्चित तौर पर देखिए एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है कि चीजों को मैनेज करके आगे बढ़ाना। देखो विरोध की जगह है। अगर आपकी सरकारों को कोई चीज नहीं मिल रही है, आप प्रामाणिकता से बोलिए, टीवी चैनल पे भी बोलिए, आप प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखिए, आप स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखिए, यह आपका अधिकार है। आप अपने अधिकार को हम वंचित थोड़ा ना कर सकते हैं, लेकिन कम से कम देश की जनता को इस कोरोना महामारी के समय पर दिग्भ्रमित मत करिए। अब आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, आपको पता है आरएसएस क्या कर रही है? आज जो है कि बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर कोरोना के काल में ये नहीं देख रहा है कि भाई मेरे पे स्प्रेड होगा या नहीं होगा। आज अगर आप कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का रेशियो निकालेंगे तो 90-10 का निकलेगा। 90% कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कोरोना संक्रमित होगा और 90% डेथ भी कर चुका होगा, क्योंकि वो तो हर समय 24/7 जो है हमारे कंट्रोल रूम तरह के आप हंसी आ रही है, आप किस तरह के उदाहरण पेश कर रहे हैं, मुझे लॉजिकल नहीं है बिल्कुल। आपने काम नहीं देखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता कहीं पर दाल बांट रहा है, कहीं पर गेहूं बांट रहा है, कहीं पर कुछ है। सुरेश जी, अजय जी, हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सभी आपसी तालमेल के साथ ही काम करें और आगे बढ़े, तभी जाकर हम कोरोना से लड़ पाएंगे। अन्यथा इसी तरीके से हम आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और देश के जो हालात हो रहे हैं वो और खराब होते जाएंगे। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए मैं आपको रोक रही हूं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। मई के मध्य में तो अभी पीक आना बाकी है। ऐसे में अभी से राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि सारी सुविधाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। उसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है कि राज्य सरकारों को पूरी मदद पहुंचाई जाए, ताकि आने वाले समय में और ज्यादा त्रासदी हमारा देश ना देख पाए। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।